चलिए हम लोग आज ज्योग्राफी भूगोल शुरू करेंगे, ठीक है। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ज्योग्राफी में 4 सेक्शंस हैं, 4 भाग में है ज्योग्राफी का सिलेबस। पहला वाला को बोल सकते हैं हम लोग भौतिक भूगोल है, विश्व का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का, ठीक है। पहला जो सेक्शन है जो हम लोग का सिलेबस है जेपीएससी का, उसमें 4 सेक्शंस हैं। ये कोई लिखने का वो नहीं है, आपको सिलेबस है आपके पास, हम बस आपको समझा रहे हैं अभी। जो पहला जो भाग है उसमें है, जो पहला भाग है, जो भूगोल के सिलेबस का जो पहला भाग है, उसमें हम लोग को विश्व का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। जो दूसरा भाग है उसमें हम लोग को इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ये पढ़ना है दूसरे भाग में। तीसरे भाग में इंडिया का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, बेसिकली मिनरल और ये सब बाकी सारा चीज़, उसके बारे में पढ़ना है। तो दूसरा और तीसरा जो भाग है वो इंडिया से रिलेटेड है। पहला भाग जो है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, विश्व पे फोकस्ड है। और जो चौथा भाग है वो हम लोग का फेवरेट सेक्शन होना चाहिए, झारखंडी हैं भी हम लोग, और झारखंड के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे, झारखंड का भूगोल, ठीक है। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि शुरुआत में जो हम लोग फोकस करेंगे, देखिए शुरू का जो हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि बारी बारी से सबसे पहले तो 2 सेक्शन ख़त्म कर लेना है। सबसे पहले 2 सेक्शन ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर तीसरे में घुसेंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अगर समय बचेगा तो फिर चौथे में जाएंगे। तो इसमें से चौथा सेक्शन कौन होगा जो हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे, वो है भारत का वाला, सॉरी विश्व वाला। ये लास्ट प्रायोरिटी रहेगा, आपको भी ऐसा ही रखना चाहिए। अगर आप भूगोल के लॉन्ग टर्म स्टूडेंट नहीं हो तो, अगर आप यूपीएससी का तैयारी किए हो ऑप्शनल लेकर के ज्योग्राफी, तब आप पहला वाला सेक्शन लो। लेकिन आप अगर नहीं किए हो यूपीएससी का तैयारी, ग्रेजुएशन भी हो आप ज्योग्राफी में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मास्टर्स डिग्री हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीएचडी हो। अगर सिंसियर तैयारी नहीं किए हो यूपीएससी का तो पहला सेक्शन मत ले कीजिएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा पे फोकस करना है। हम लोग शुरू करेंगे दूसरा सेक्शन से, ठीक है। भारत का फिजिकल भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अच्छा, अगेन हम आपको एक बार, डिस्क्लेमर नहीं है या फिर बस आपको हम समझा रहे हैं आपकी बात को, कि नंबर ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देना है। आप अपने कॉपी में कितना पेज लिख पाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने कॉपी में एक पेज में 300 वर्ड लिख दो तो इसका मतलब थोड़ा है कि आप 6 पेज में 1800 वर्ड लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आंसर का आपका होना चाहिए, 40 मार्क्स का सवाल जो है, अराउंड 600, वो भी डायग्राम को लेते हुए। मतलब डायग्राम आप अगर एक बना दे रहे हो तो 50 वर्ड माइनस कर दो, तब 550। 2 डायग्राम बना दे रहे हो तो और 50, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो 600 के प्लस भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 600 आपका आइडियल। देखिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अगर 400 वर्ड में बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। लेकिन फिर भी अब का जो मेरा अप्रोच यही है कि हम अच्छा आंसर भी लिखें और लंबा भी लिखें। क्वालिटी भी मेरे आंसर में होना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो और जेपीएससी का एग्ज़ाम आप जब जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसमें आप एक पेज में 100-120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाइएगा। 100 से 120 वर्ड से ज़्यादा लिख पाइएगा भी नहीं और लिखना चाहिए भी नहीं। अगर आप बहुत नज़दीक लिखते हैं तो थोड़ा सा जगह बढ़ाइए, हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ा कीजिए। हम ये शॉर्टकट का बात नहीं कर रहे हैं, ये शॉर्टकट नहीं है,
ये लिखने का तरीका है। अब पूरा मतलब जैसे स्लम टाइप का आंसर नहीं लिख देना है कि एक ही जगह पर भरा हुआ है पूरा, अंतर ही नहीं पता चल रहा है, कि खिचड़ी नहीं बनाना है कॉपी का, ठीक है। तो एक पेज में 100 वर्ड लिखाता है लगभग, कोई जो छोटा लिखता है वो 110 115 पहुँचेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप अपना वाला पेज को भी मत काउंट कीजिएगा कि हम मेरे पेज में तो हम 2 ही पेज लिखे या 3 ही पेज लिखे। अब देखिए, जो पहला जो टॉपिक है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सिलेबस में लिखा हुआ है। हम लोग का जो सिलेबस है जीएस का वो अंग्रेजी में है, हिंदी में जेपीएससी ऑफिशियल सिलेबस नहीं बनाया है। जो सिलेबस है जेपीएससी का जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट, हम उसका बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश में है, वो हिंदी में नहीं है। ऑफिशियल सिलेबस का हम बात कर रहे हैं। जो आप लोग के पास जो सिलेबस हिंदी में है वो जो लोकल पब्लिकेशंस हैं वो लोग ट्रांसलेट करके डालते हैं, उसको ऑफिशियल को ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाते हैं। और उसमें उस सिलेबस, हिंदी वाले सिलेबस में इतना गलती है, कभी भी पूरी तरीके से उस पर रिलाई मत कीजिएगा हिंदी वाले सिलेबस पे। अंग्रेजी वाले के साथ उसको हमेशा मैच करवाइएगा, नहीं तो पता चलेगा अंग्रेजी में लिखा है आपको यूएस के बारे में पढ़ने के लिए, हिंदी में लिख दिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने के लिए, आप ऑस्ट्रेलिया तैयारी करके चल जाइएगा। बस मतलब सॉरी बैड एग्जाम्पल होगा, बट फिर भी मतलब इसी तरीके का है। तो हिंदी वाले सिलेबस पे रिलाई मत कीजिएगा। अब जो सिलेबस में जो पहला जो टॉपिक लिखता है ये बहुत लंबा चौड़ा है। जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर जो पहला टॉपिक लिखता है, हम पहले अंग्रेजी लिख रहे हैं, उसके बाद हिंदी आपको बता देंगे। स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन। स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिंदी लिख दे रहे हैं ये। लेकिन अभी यहाँ पे टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, देखिए उसके आगे लिखता है कॉमा दे करके, ड्रेनेज सिस्टम्स हिमालयन एंड पेनिनसुलर, ठीक है। पहला में ही हम लोग बोल सकते हैं एक ये है टॉपिक और दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम पे हम लोग 2-3 दिन बाद आएंगे। पहले हम लोग को ये देखना है, अब ये इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ। संरचना, उच्चावच तथा संरचना। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, रिलीफ मतलब उच्चावच जो आप लोग हिंदी में लिखते हैं, तथा भू आकृतिक विभाजन। भू आकृतिक विभाजन भारत के भौतिक भूगोल, भौतिक तथा मानव भूगोल में जो पहला जो हम लोग को पढ़ना है संरचना, उच्चावच और भू आकृतिक विभाजन के बारे में। कहाँ के? भारत के। क्या हुआ, आप लोग टेंशन में आ गई क्या, परेशान हो गई? हैं? हैं? 20 मई सिलेबस कंप्लीट, 20 मई तक। देखिए हम पहली बात कि हम ऑलमोस्ट किसी में कैपेसिटी नहीं है कि 20 मई तक में करवा दे कंप्लीट। हाँ, आप करवा सकते हैं। हम आपको ये जो टॉपिक है ना, ये चीज़ जो है ना, हम आपको 5 मिनट में बता देंगे, 5 मिनट में सीरियसली बता देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सिलेबस ख़त्म हो गया। और ये कर वो लेकिन
उससे आपका पर्पस पूरा नहीं होगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा ना तो फिर बोलेगा कि अब अरे अब इसके बारे में 40 नंबर क्या लिखे। और ना ही हम भगवान हैं कि किस सेंस में हम कुछ बोल सॉरी मतलब बहुत मुश्किल है, कैसे 20 मई तक में कंप्लीट हो, कैसे करवाएंगे बताइए। और ऐसा तो है नहीं कि हम अब यही काम अगर यही क्लास अगर 1 महीना 2 महीना पहले अगर शुरू हो जाता तो आप लोग का आधा सिलेबस अभी कंप्लीट रहता। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये क्लास शुरुआत हम नहीं किए हैं। आप जितना टाइम मेरे को दीजिएगा, जब से आप मेरे को शुरुआत करने बोलिएगा तभी से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सॉरी जो भी है, लेकिन अभी जो भी है अब जिस देखिए हम लोग भारत में रहते हैं, मैनेज करके ही जीवन कटना है। चाहे आप कहीं रह रहे हो, चाहे रांची में रह रहे हो, चाहे बेंगलोर में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो। संरचना, उच्चावच तथा भू आकृतिक विभाजन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कहाँ के? भारत के। हम लोग सबसे पहले आज करेंगे संरचना के बारे में, भारत का संरचना। और संरचना जो ये जो टर्म बोलता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का बात कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग को बेसिकली पढ़ना है क्या चीज़? हम लोग को पढ़ना है रॉक स्ट्रक्चर। सॉरी, हाँ, आवाज़ आ रहा है ना पीछे तक? संरचना में क्या रॉक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो भारत के जो पूरे ज्योग्राफी में जिस तरह का पत्थर है पाया जाता है उसके बारे में, ठीक है। इसमें बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर, रिलीफ, फिजियोग्राफिक डिवीजन, अगर आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखिएगा ना, आप एनसीईआरटी का बुक उठाइए, एनसीईआरटी 11th का और 12th का, जो इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट करके एक किताब आता है, अंग्रेजी में वो नाम है, हिंदी में भी उसी तरह से भौतिक पर्यावरण करके होगा, भारत भौतिक पर्यावरण। सिलेबस जो है जेपीएससी का लाइन बाय मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, इतिहास में ऐसा नहीं है। इतिहास का जो सिलेबस है वो आपकी दुनिया के मतलब आप पीएचडी कीजिएगा तब भी मुश्किल है। इतिहास का सिलेबस ऐसा है, अब कहीं से नहीं मिल सकता, एक जगह से, एक सोर्स से नहीं मिल सकता है। ज्योग्राफी का सिलेबस आपको एक सोर्स से मिल सकता है, एनसीईआरटी 11th 12th का, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग खरीद करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपको इतना आंसर लिखवा देंगे कि आपको उससे अच्छा आंसर और कोई नहीं लिखेगा। अगर आप वो पूरा आंसर अगर आप लिख करके याद करके लिख दीजिएगा तो। संरचना में रॉक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ठीक है, टॉपिक का नाम है, लिखिए, संरचना, ठीक है। संरचना बोले चाहे भूगर्भीय संरचना बोले, भूगर्भीय संरचना, दोनों में से जो टर्म यूज करे मीन वही चीज कर रहा है, संरचना या फिर भूगर्भीय संरचना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भूगर्भीय मतलब चाहे स्ट्रक्चर बोले चाहे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोले, स्ट्रक्चर या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर।
आपको आंसर एक ही करना है। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन इसका पहले पत्थर के बारे में पढ़ना है, ये तो समझ गए ना, ज़्यादा दिमाग नहीं, बस पत्थर कहाँ पर किस तरह से का पाया जाता है वो हम लोग को जानना है और वो लिखना है। भूगर्भीय संरचना, आंसर लिखना शुरू कीजिए। इंट्रोडक्शन पहले, भूगर्भीय संरचना भूमि के उच्चावच, उच्चावच, उच्चावच मतलब रिलीफ, मतलब कहाँ पर प्लेन सपाट है, कहाँ पर ऊंचा नीचा है, इस फेनोमेना को रिलीफ बोलते हैं। ज़मीन का रिलीफ ऑफ लैंड, रिलीफ ऑफ लैंड अगर हम ये बोल रहे हैं तो हम जैसे आपसे पूछें कि आपके गांव का उच्चावच क्या है, हम ऐसे आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। तो आप बताइएगा, अरे पूरा कोई यूपी में रहने वाला है बोलेगा पूरा मैदानी है, दूर दूर तक देखो, एकदम बहुत दूर दूर तक दिखाई देता है। कोई अगर राजमहल हिल में रहता है तो बोलेगा कि पहाड़ी है। ठीक है, बेसिकली वही उच्चावच वही मीन करता है। भूगर्भीय संरचना भूमि के उच्चावच तथा मृदा के प्रकृति, भूगर्भीय संरचना भूमि के उच्चावच तथा मृदा के प्रकृति के निर्धारण में भूगर्भीय संरचना भूमि के उच्चावच तथा मृदा के प्रकृति, प्रकृति नेचर ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसा होगा, रॉक पे डिपेंड करता है मिट्टी कैसा होगा। मिट्टी कहाँ से बनता है, रॉक ही तो चूर चूर होकर के मिट्टी बनता है ना। कहीं पर आपको लाल मिट्टी मिलेगा, कहीं पर आपको ब्राउन मिलेगा, अलग अलग काला मिलेगा। और वो बेसिकली क्यों, क्योंकि किस तरह का पत्थर से वो बना है वो मिट्टी, वही उसी कारण से। तो मृदा की प्रकृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इसके अंतर्गत भूपर पट्टी, भूपर पट्टी समझते हैं, अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी में चट्टानों का जमाव तथा व्यवस्था शामिल है, तथा व्यवस्था शामिल है। देखिए ये अर्थ है, अर्थ के बीच वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं कोर। फिर उसके कोर के ऊपर में एक पोर्शन है, इसको बोलते हैं मेंटल, और उसके ऊपर जो पोर्शन है उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट को ही भूपर पट्टी बोल रहे हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, भारत को 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत को तीन भूगर्भीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत को 3 भूगर्भीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर रीजन, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीप बोलते हैं ना पेनिनसुला को, प्रायद्वीपीय क्षेत्र पहला, फर्स्ट में लिखिए। यह सबसे पुराना जमीन का हिस्सा है।
या ज़मीन का टुकड़ा है, सबसे पुराना ज़मीन का टुकड़ा है। जैसे हिमालय हम लोग हिमालय पे जाते हैं, ठीक है, आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, जहाँ जाइए, आप वहाँ पर ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं ना, सरफेस पे चलते हैं ना वो और हम चले जाते हैं डेक्कन वाले क्षेत्र में, ठीक है, और विदर्भ वाले क्षेत्र में, मान लीजिए खास करके विदर्भ का नाम सुने हैं कभी? हाँ, विदर्भ महाराष्ट्र में है। आपको बहुत किसान वहाँ पे आत्महत्या करते हैं, किसानों की आत्महत्या के लिए फेमस है बेसिकली, बहुत प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, तभी आत्महत्या करते हैं। वहाँ पर जब आप विदर्भ में आप ज़मीन का सैंपल उठाइए, ठीक है, थोड़ा सा 5-10 वो मीटर मान लीजिए ज़मीन कोड़ करके, और फिर उसका उम्र का निर्धारण कीजिए, और हिमालय पे जो ज़मीन है उसके उम्र का निर्धारण कीजिए। हिमालय का जो ज़मीन है वो 5 साल का बच्चा है, और जो विदर्भ का ज़मीन है वो 200 साल का बुढ़ा है। हम सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंपेयर करके। हिमालय का ज़मीन बहुत मतलब बच्चा है, अभी युवा अवस्था में है, कम उम्र का है, बहुत अभी हाल फिलहाल में उसका निर्माण हुआ है। और जो डेक्कन प्रायद्वीपीय भारत का ज़मीन है उसका निर्माण बहुत पहले हुआ है, मतलब 4000 मिलियन में 10 लाख आता है वर्ष पहले, जब बेसिकली जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, उस समय डेक्कन का ज़मीन उस समय बन गया था। अर्थ पहले गर्म था, मॉल्टेन था, पिघला हुआ पूरा आपको था, फिर वो जो है धीरे धीरे तापमान घटा और जमता गया, और जमा तो फिर पत्थर बना, और वही पत्थर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में पाते हैं। तो ये सबसे क्या लिखे हैं? वृद्ध, पुराना बोलिए, वृद्ध बोलिए, सब एक ही चीज़ है, ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हम खुला ओपन, इसी में लिखना है प्रायद्वीपीय भारत में ही एक और पॉइंट लिखवा रहे हैं। यहाँ पर हम खुला वृद्ध स्थलाकृति पाते हैं, खुला ओपन, वृद्ध मतलब ओल्ड, स्थलाकृति मतलब स्थल का जो आकृति है वो खुला है, ओपन सेनाइल सेनाइल वर्ड बुढ़े के लिए इस्तेमाल होता है, ओपन सेनाइल टोपोग्राफी। आप लोग को अंग्रेजी से नहीं है, खुला वृद्ध स्थलाकृति पाते हैं हम लोग इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर दूसरा क्षेत्र के बारे में लिखिए, बाह्य मतलब सोच रहे हैं बाहर वाला, बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र। बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। लिखिए इसके अंतर्गत हिमालय तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। यहाँ पर हम युवा उच्चावच पाते हैं, उच्चावच पाते हैं। रिलीफ, युवा, हिमालय जो है उम्र में साइज में
बहुत बड़ा है लेकिन उम्र में बहुत छोटा है, तो युवा। और उच्चावच वहाँ का जो रिलीफ जो है वहाँ का वो रिसेंट है, हाल के समय में बना है। देखिए हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ इस एस्पेक्ट। अरावली का नाम सुने हैं? अरावली को बोलते हैं रेलिक्ट माउंटेन। रेलिक्ट माउंटेन जो मतलब बचा खुचा है। रेलिक्ट माउंटेन मतलब जो अब रेसिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, क्या अवशिष्ट नहीं, जो बचा खुचा है। बेसिकली अरावली इतना ऊंचा था, ठीक है, समय के साथ अब बहुत समय के साथ पानी और हवा ये सब के कारण से वो इरोड होते गया, अपरदन की क्रिया उस पर चलती गई। और वो जो पहले ऐसा था, हिमालय था, बेसिकली समझिए कि पहले वो हिमालय की तरह ऊंचा था। एग्जैक्टली हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस समानता बता रहे हैं। पहले हिमालय की तरह ऊंचा था, अब जो है ऐसा हो गया है, झुक गया है बूढ़ा होकर के। और वो बेसिकली क्यों हुआ? जो अपरदन की क्रिया उससे बहुत वर्षों तक चली, करोड़ों वर्षों तक चली, उसी कारण से वो अब झुक गया है, बूढ़ा हो गया है। तो अरावली का जब निर्माण हुआ था तब उसका जो रिलीफ था वो उस समय युवा उच्चावच था, आज के समय बूढ़ा उच्चावच है, वृद्ध उच्चावच है। हिमालय जो है अभी में युवा है, युवा उच्चावच है हिमालय का। फिर तीसरा आ जाता है इंडो गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, इस दिक्कत थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना? यह प्रायद्वीपीय तथा बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। गंगा का मैदान, तीसरा में गंगा का मैदान लिख रहे हैं ना जियोलॉजिकल डिवीजन में, भूगर्भीय विभाजन। हम लोग 3 क्या आप लोग को लिखवाए थे? हाँ, तो भूगर्भीय विभाजन में हम लोग तीसरा ये नाम है गंगा का मैदान। और उसके अंदर लिखिए, यह गंगा का मैदान जो है यह प्रायद्वीपीय तथा बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। यह प्रायद्वीपीय तथा बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। ये हमारी भारत माता है। क्या गलत बोल रहे हैं? ये आपको डेक्कन वाला क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। डेक्कन वाला क्षेत्र, सॉरी गलत बोल रहे हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। हिमालय कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर इस तरीके से हिमालय है ना। और ये आपको 2 क्षेत्र के बारे में बताया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र और बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र। बाह्य प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये आ रहा है और यहाँ पर जो अंडमान वाला जो है वो आ रहा है, लेकिन मेजर तो यही है। और गंगा का मैदान ये दोनों क्षेत्र के बीच में है, बस वही लिखा है, ठीक है। पहला सेंटेंस हम लोग वही लिखे हैं। यहाँ पर हमें सपाट गंगा का मैदान, देखिए ये है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्षेत्र है, ये गंगा का मैदान है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। गंगा का मैदान सिर्फ भारत में पड़ता है, पाकिस्तान नहीं पड़ता है। और थार डेजर्ट का हिस्सा भी उसके अंदर आता है। जो थार मरुस्थली है
वो गंगा के मैदान का हिस्सा है, ठीक है, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा उसका। तो बहुत, वो पाकिस्तान से शुरू होता है और बेसिकली बांग्लादेश, अगर ब्रह्मपुत्रा को जोड़ अगर दीजिए तो, क्योंकि यहाँ पर भी तो गंगा है, बांग्लादेश में भी गंगा जाती है, तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश तो लंबा चौड़ा क्षेत्र है। यह सपाट, आकृतिहीन तथा नीरस स्थलाकृति है। सपाट, प्लेन, आकृतिहीन, बहुत ज़्यादा आकृति आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप रांची में अगर घूमिए तो कहीं कहीं पर आपको पहाड़ दिख जाएगा, कहीं पर नदी, कहीं पर मान लीजिए आप खाई दिख जाएगा, कुछ कुछ आपको फीचर आपको दिख जाएगा। यूपी में जाइए, क्या मिलेगा? आकृति कुछ आपको नहीं दिखेगा, आपको खेती किया हुआ दिखेगा या तो बिल्डिंग दिखेगा, यही दो चीज़ दिखेगा। नेचुरल फीचर हम लोग कुछ वहाँ पे खास दिखता नहीं है। तो यह सपाट, आकृतिहीन तथा नीरस, नीरस, नीरस मोनोटोनस, मोनोटोनस, नीरस मतलब मोनोटोनस, मतलब कुछ अंतर नहीं आता है, एक ही तरीके से चल रहा है। झारखंड में अगर आप घूम लीजिए एक बार, आपको इतने तरह के चैलेंज आपको मिलेगा ना। लेकिन अगर आप रेगिस्तान में, मतलब अगर आप थार डेजर्ट में घूम रहे हैं, पता चला दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, हाँ? और वहाँ पर तो फिर भी कुछ है, ऊंचा नीचा सैंड ड्यून और ये सब है। आपको ये यूपी वाले एरिया में तो वो भी नहीं है, तो मोनोटोनस बोलते हैं, नीरस बोलते हैं। स्थलाकृति, नीरस स्थलाकृति है। यह सपाट, हाँ? यहाँ पर हमें सपाट, आकृतिहीन तथा नीरस स्थलाकृति मिलती है। यहाँ पर हमें सपाट, सपाट मतलब प्लेन, आकृतिहीन मतलब कुछ आपको आकृति वहाँ पर नहीं मिलेगा, तथा नीरस स्थलाकृति मिलती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? समझ में आ रहा है ना? पैराग्राफ चेंज कीजिए। भूगर्भीय, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, भूगर्भीय दृष्टिकोण से, भूगर्भीय दृष्टिकोण से भारत में हमें कई प्रकार के पत्थर या चट्टान, भूगर्भीय दृष्टिकोण से भारत में हमें कई प्रकार के पत्थर या चट्टान मिलते हैं। भूगर्भीय दृष्टिकोण से भारत में हमें कई तरह के पत्थर या चट्टान मिलते हैं, जिनका निर्माण कई विभिन्न कालों में हुआ है, कई विभिन्न कालों में हुआ है। आपके पास तो लिखा हुआ है ना? क्यों हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इम्प्रूव कर रहे हैं क्या? जिनका निर्माण, क्या बोले थे? विभिन्न कालों में हुआ है, ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग पत्थर का निर्माण हुआ और वो पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। हाँ, फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सर टी हॉलैंड, सर टी हॉलैंड, हॉलैंड देश का नाम है, था, किसको बोलते हैं हॉलैंड? पुराना नाम है हॉलैंड किसी देश का, यूरोप के किसी देश का नाम है। नीदरलैंड को शायद हॉलैंड बोलते थे ना, नीदरलैंड को ना। जेएसएससी वैसे से पूछ सकता है ये सब सवाल, कहीं पूछ सकता है, जेपीएससी में पूछ सकता है। जान लीजिए, क्योंकि
जीवन मतलब अब आप मतलब हम थोड़े से चाटू टाइप के इंसान हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक समझ में आया है जीवन में और कुछ नहीं है, सीखना ही सब कुछ है। जैसे सीखिए, जब सीखिए, जहाँ सीखिए, और नहीं सीखिएगा तो कोई आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सीखिएगा तो ऊपर रहिएगा, और तभी आपको इज्जत या जो भी आप सम्मान चाहते हैं वो मिलेगा। सर टी हॉलैंड ने भारत के पत्थर प्रणाली को या फिर चट्टान प्रणाली को, पत्थर या चट्टान दोनों लिख लीजिएगा, पत्थर/चट्टान प्रणाली को सर टी हॉलैंड ने भारत के पत्थर या चट्टान प्रणाली को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। 4 प्रमुख भागों में बांटा है। 4 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला, देखिए हम पहले अंग्रेजी लिख रहे हैं फिर हिंदी लिखेंगे। आर्कियन रॉक सिस्टम, आर्कियन रॉक सिस्टम, ठीक है। आर्कियन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर्कियन चट्टान प्रणाली, आर्कियन चट्टान प्रणाली, ठीक है। फिर पहला के बाद दूसरा, पुराना, वेद पुराण सुने हैं तो वही वाला पुराण, पुराण रॉक सिस्टम, पुराण चट्टान प्रणाली, ठीक है। तीसरा है द्रविडियन रॉक सिस्टम। द्रविड़, राहुल द्रविड़ को जानते थे ना? हम ही लोग के टाइम का मतलब हो सकता है लेकिन आप लोग भी तो जब छोटे होंगे तो खेलता होगा ना उस समय कि हम ही बूढ़े हो गए हैं। हाँ? दीवार, द वॉल। भाई हम मतलब आप लोग भी बचपन में देखे होंगे, हो सकता है कभी, कुछ लोग नहीं देखे होंगे बट मैक्सिमम लोग देखे होंगे। द्रविडियन रॉक सिस्टम तीसरा है। चौथा का नाम है आर्यन, जो हम लोग आर्य इतिहास में जो पढ़ते हैं, आर्यन रॉक सिस्टम, आर्यन रॉक प्रणाली। ठीक है। अब इस आंसर में हम लोग बहुत मैप का इस्तेमाल करेंगे जहाँ भी पॉसिबल होगा। ये 4 प्रकार का चट्टान प्रणाली भारत में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू सर टी हॉलैंड। उन्हीं क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करती है सरकार और बाकी मतलब जो भी एकेडमिक वाले ये लोग हैं। हाँ? एज अभी तो शुरू करेंगे, अभी तो ये था। अब सबके बारे में तो आप आंसर लिखिए क्या, अगर उसको अगर एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा तो। पत्थर ही तो बताना है आपको, स्ट्रक्चर में कौन सा पत्थर क्या पाया जाता है। सबसे पहला शुरू करेंगे आर्कियन रॉक में। आर्कियन चट्टान, ठीक है। ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा, मजबूरी है।
और देखिए जेपीएससी में लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमको देखिए लोग कैसे पास करते हैं, लॉटरी सिस्टम से पास करते हैं, किस्मत से पास करते हैं। मेंस का हम बात कर रहे हैं, मेंस में जो लड़के पास करते हैं, देखिए जेपीएससी अच्छे से कॉपी चेक नहीं करवाता, कुछ भी नहीं करता अच्छे से। तो हम पर्सनली 7वें जेपीएससी के समय कम से कम 6-7 लड़के मेरे से मेंस के एग्ज़ाम से पहले हर रोज़ कांटेक्ट में रहते थे कि सर ये इसका आंसर मेरे को दे दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए, और हम हेल्प करते थे उन लोगों को। और हम सबको जानते हैं कि क्या लेवल था सबका, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस सच्चाई का बात कर रहे हैं। हम किसी का नाम भी आपको नहीं बता रहे हैं। वो सारे लड़के, मैक्सिमम लड़के उसमें से पास किए थे, और हम आपको सीरियसली बता रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं आता था उनको। बट हाँ, ऑब्वियसली एग्ज़ाम के लिए तो मेहनत आप वो लोग किए ही जो किए, जैसे किए। फाइनली पास नहीं किए थे, फाइनली 1-2 लोग पास किए थे, जिनका उसके आगे भी किस्मत के बाद पैरवी भी था। लेकिन आपको आप एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आपके अंदर ये है कि आपको खुद से पास करना है, आप एक भी टॉपिक को इग्नोर करके जाइएगा, आप अपने पेट पर कितना साल का कुल्हाड़ी मारिएगा ये नहीं पता है, क्योंकि दोबारा कब एग्ज़ाम होगा ये भी नहीं पता है। झारखंड का जो ट्रेंड रहा है, ले जल्दी एग्ज़ाम अच्छी बात है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि फिर से 5 साल लगा दे। एक भी टॉपिक आप मिस करके जा रहे हैं, आप 40 मार्क्स का रिस्क लेकर के जा रहे हैं। और 40 मार्क्स अगर आपका गड़बड़ाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आकर के आपको बचा नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आपको बिल्कुल रटना है, रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आर्कियन चट्टान, ठीक है, लिखिए। यह विश्व की सबसे पुरानी चट्टान समूह है, यह विश्व की सबसे पुरानी चट्टान समूह है। इसका निर्माण PRE प्री को तो जो हिंदी में जैसे ऐसे लिखते होंगे वैसे लिख लीजिएगा, सॉरी, जो भी होगा प्री का, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। हम इस तरह का टर्म आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, जो आपका काम का है बस वही लिखवाएंगे। तो मोस्टली हम लोग प्री कैम्ब्रियन क्या है मतलब नहीं है, बहुत पहले का टाइम था। हम लोगों को जियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं बनना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको इंडिया का बेस्ट नौकरी आप लेने के लिए इच्छुक हैं, बेस्ट है आप जो अगर यूपीएससी में IAS IPS को हटा दे तो, वो भी सिर्फ IAS IPS को हटा दे तो, उसके बाद इससे अच्छा और कुछ नहीं है भारत में। चाहे आप डॉक्टर बन जाइए, जो बन जाइए, कुछ बन जाइए। हाँ, आपको एक ये सॉरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है यहाँ का, रांची का, और उसके मालिक मेरे फैमिली वाले जानते हैं उनको किसी तरीके से, जो भी दोस्ती है उनसे। एक DSP है, ठीक है, वो DSP एक हैं, वो बने होंगे हमको लगता है 4थे या 5वें JPSC में DSP। वो उस डॉक्टर, वो एक बहुत प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है, उसका मालिक, आप उसको अपने घर बुलाइएगा कि सर देख लीजिए मेरा बच्चा बीमार है, आएगा कभी आपके घर? हैं? हो सकता है आप उसके क्लिनिक जाइए तब भी ना देखें। वो DSP उसको कॉल किया, वो DSP नहीं कॉल किया, DSP की वाइफ कॉल की, और दौड़ते दौड़ते रात के 11-12 बजे वो पहुंच गया उसके घर। बहुत बड़े डॉक्टर क्यों?
कोई आपके घर वो नहीं आएंगे उतना आपको इम्पोर्टेंस दे करके, लेकिन उनके घर वो, क्योंकि है, इज्जत है। और आप समझ रहे हैं एक सीनियर डॉक्टर जिसका समाज में बहुत इज्जत है, बहुत ऊपर प्रतिष्ठा है और बहुत पैसे वाला है, वो बड़ा सा हॉस्पिटल है उसका, तो आप सबसे अच्छे फ्यूचर के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से मेहनत भी करना होगा। आप नॉर्मल रह करके प्लीज़ मत कोशिश करना कि हम किस्मत से पास कर दें। अगेन मैक्सिमम लोग किस्मत से ही पास करते हैं, जो मैक्सिमम लोग पास किए हुए हैं हम अभी बोलेंगे कि वो कूड़ा कचरा है, जो लोग डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बने हुए हैं। लेकिन ठीक है, कूड़ा कचरा है जो है, हम उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, जो है सिस्टम, जो सिस्टम है वो है, उसमें तो क्या करना है। सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। हाँ, इस प्रणाली को दो भाग में बांटा जाता है। इस प्रणाली को दो भाग में बांटा जाता है। पहला पहला को आर्कियन प्रणाली है। आर्कियन प्रणाली, लेकिन इसके अंदर दो प्रकार के पत्थर हैं। नीस पत्थर के प्रकार हैं वो, नीस और सिस्ट। नीस को क्या हिंदी में कहते हैं पता है आप लोग को? देखिए अंग्रेजी में लिखते हैं नीस, ऐसे जी साइलेंट है। इंग्लिश वाले थोड़े से गड़बड़ है ना, क्या जी पी जोड़ देते हैं आगे पीछे और बोलते नहीं हैं फिर उसको। नीस ऐसे कुछ बोलते होंगे, लिखते हैं। और सिस्ट, सिस्ट को अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे। सिस्ट को भी आप ऐसे ही हिंदी उसका लिख दीजिए, मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेशन शिष्ट जैसे लिखते होंगे ना। तो पहला में आता है आर्कियन पत्थर ही बोलते हैं उसको, और उसमें नीस और सिस्ट पाया जाता है। और दूसरे में आता है आपको क्या, अच्छा दूसरे में आने से पहले इसमें आ जाते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसका उम्र क्या है बताइए? आप लोग के पास से लिखा हुआ नोट्स में? नहीं लिखा हुआ है आपके नोट्स में? नहीं है लिखा हुआ, उम्र लिखा हुआ है इसका? मेरा कॉपी ली थी ना? अच्छा उस समय नहीं लिखे होंगे हम तो। इसका उम्र है, ये बना है कब? ये वाला जो प्रणाली है बना है लगभग 4000 मिलियन वर्ष पूर्व। 4000 मिलियन वर्ष पूर्व। अब देखिए मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। दस लाख, और इसमें हम लोग को और 3 जीरो जोड़ देना है, तो 1 10 4 अरब वर्ष पूर्व। 4000 मिलियन का मतलब हो गया 4 अरब वर्ष पूर्व, अगर आप अरब के टर्म में लिखना चाहते हैं। लेकिन मिलियन थोड़ा सा वो है, स्टैंडर्ड यूनिट टाइप का लगता है, किताब और टेक्स्ट में दिया रहता है। इसका निर्माण हुआ था 4 अरब वर्ष पूर्व। फिर दूसरा जो ये आर्कियन के अंदर आता है उसको बोलते हैं धारवाड़। धारवाड़ प्रणाली। धारवाड़ प्रणाली और इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 3100 मिलियन
ईयर अगो टू 1000 मिलियन वर्ष पूर्व। मतलब इस देखिए यहाँ पर हम एक बार आपको समझा देते हैं। जो आर्कियन पत्थर है नीस और सिस्ट, ये सबसे पहले बना। कैसे बना? जब पृथ्वी का जो तलहटी है, जो मतलब पृथ्वी जो है जब ठंडा हो रहा था, ठंडा होकर के सॉलिडिफाई हुआ पृथ्वी के निर्माण के समय, उस समय नीस और सिस्ट पत्थर बना। ऑब्वियसली वो किस तरह का रॉक होगा? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। सबसे पहले इग्नियस कैसे बनता है? लावा के वो जमने से। तो वहाँ पर भी तो लावा ही बेसिकली था ना। अरे लावा क्या है? आपको रॉक जो है वो पिघला हुआ स्टेट में होता है तो लावा होता है वो। तो वही उस समय आपको लावा बेसिकली था हर तरफ, बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। लावा था, वो जमा पत्थर बन गया, और पत्थर बना तो ये बेसिकली नीस और सिस्ट का पत्थर बना। उसको हम लोग आर्कियन प्रणाली बोलते हैं, 4 अरब वर्ष पूर्व। फिर उसमें अपर्दन का क्रिया चला, अपर्दन, ठीक है। और अपर्दन क्रिया में क्या होता है? जो पत्थर है वो टूट टूट के चूर चूर हो जाता है। इरोजन, वेदरिंग, ये सारा प्रोसेस उससे चला, और वो जो है बड़ा पत्थर टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया। फिर समय के साथ क्या होता है? देखिए ये 4 अरब वर्ष पूर्व बना, और ये कब बनना शुरू हुआ? 3 अरब वर्ष पूर्व। तो 1 अरब वर्ष में किसी चीज़ पर अगर वो भार बढ़ते जाएगा तो वो जम जाएगा, मेटामॉर्फाइज हो जाएगा, मेटामॉर्फाइज। तो धारवाड़ रॉक जो है वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक को हिंदी में? रूपांतरित, कायांतरित, रूपांतरित, इस तरह से कुछ बोलते हैं ना, समझ रहे हैं? जो अपना रूप चेंज कर लेता है, रूपांतरित रॉक है, जो कि इसके कारण बना है। इसका जो बचा खुचा जो रिमेन्स था उसके जमने के कारण से ये बना। ये समझ रहे हैं? सबसे पहले ये बना, फिर उसके बाद ये बना। ये पृथ्वी का बात कर रहे हैं। और आप लोग झारखंड का भूगोल, हम आप लोग को झारखंड का भूगोल पढ़ाए थे हम। उस समय भी हम लोग आर्कियन पत्थर का बात किए। तो झारखंड का भी जो बेस है, वो लोग स्टूडेंट थे उस समय, JSSC के समय भी किए थे। झारखंड का जो बेस है वो यही आर्कियन चट्टान का बना हुआ है। उसके ऊपर हम लोग को फिर धारवाड़ मिलता है, और फिर आपको विंध्या वाला आपको पलामू साइड में मिलता है, कुडप्पा मिलता है सिंहभूम, और ये नीचे वाले साइड में, नीचे वाले साइड में धारवाड़ तो लंबा चौड़ा मिलता है, नीचे वाला पूरा बेस ही मिलता है। और उसी में कहीं कहीं पर आपको कोल्हान हाईलैंड में कुछ मिलता है, कुडप्पा मिलता है। तो ये सेम चीज़ है। ये वाला तो आपको ये सारा चीज़ जो है ये आपको आज नहीं, ये आपको अगली बार जब JPSC का प्रीलिम्स दीजिएगा उसमें भी काम आएगा, JSSC का परीक्षा दीजिएगा उसमें भी काम आएगा, झारखंड का ज्योग्राफी पढ़िएगा तो उसमें भी काम आएगा। हाँ, तो हर तरफ मतलब आपको अलग अलग मिलता है ना, इसीलिए तो अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज चेंज हो गया है समय के साथ। लेकिन बेस जो है हर तरफ यही है, इसी के ऊपर जो बना है। ठीक है। अब ये और मेंस का एग्ज़ाम जानते हैं आदमी को मज़दूर बना देता है, लिटरली मज़दूर बना जाता है। मतलब हमको परसों रात में फील हो रहा था कि क्या मज़दूर की तरह लिखे जा रहे हैं, और अभी रुकना नहीं है, रुक नहीं सकते हैं। रुक जाइएगा उसके बाद तो फिर तैयारी, मतलब अगर रुक गया तो तैयारी रुक गया, और तैयारी रुक जाएगा तो उसका फिर पास किस्मत के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं ना। मैप जो बनाइएगा, जैसे ये पेज है 1/4 में बनाइएगा, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करते चलिएगा 1/4 पेज में।
और जितना इज्जत के साथ भारत को बनाना सीख सकते हैं उतना इज्जत के साथ सीख लीजिए। मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो चूहा खरगोश बिल्ली ना लगे भारत। ये भारत है। भारत में हम लोग ये इस डायग्राम में बना क्या रहे हैं, आर्कियन सिस्टम जो नीस और सिस्ट वाला है वो कहाँ कहाँ मिलता है। जो पहला वाला नीस और सिस्ट वाला बात की है ना, वो कहाँ कहाँ मिलेगा वो हम लोग मार्क करेंगे। ये जो मतलब जो मार्क करके वाला जो एरिया है वहाँ हम लोग को नीस और सिस्ट वाला मिलता है। आर्कियन प्रणाली का जो पहला है वो मिलता है। डायग्राम समझ रहे हैं क्या बनाए हैं, इसका पर्पस क्या है समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनाइएगा इसके बगल में, और जस्ट जो हम लोग मार्क किए हैं वैसा कीजिएगा और लिख दीजिए, लेबलिंग कर दीजिए आर्कियन रॉक नीस एंड सिस्ट, हिंदी में लिख लीजिएगा। मैप बनाइएगा, उसके बगल में हम लोग स्कूल वाला याद है, स्कूल वाले टाइम में वापस जाना पड़ेगा आपको। हम लोग इस तरीके से बनाते थे, क्योंकि हम तो उसके बाद फिर ये सब का पढ़ाई मतलब एकेडमिकली नहीं किए हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना करके ये ऐसे शो कर दीजिए। ये क्या है, आर्कियन पत्थर है नीस और सिस्ट वाला, यहाँ पाया जाता है। जो एग्जामिनर है समझ जाएगा कि आप दिखला रहे हैं कि आर्कियन पत्थर कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब आर्कियन प्रणाली के लिए बस एक और हम बस पॉइंट अब यहाँ पर लिख लीजिए। डायग्राम के नीचे बस एक पॉइंट लिख लीजिए, आर्कियन प्रणाली को, आर्कियन प्रणाली ब्रैकेट में नीस और सिस्ट लिख दीजिएगा। आर्कियन प्रणाली ब्रैकेट में नीस और सिस्ट। आर्कियन प्रणाली ब्रैकेट नीस और सिस्ट को फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स, फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स या फिर बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट मतलब समझते हैं, घर का बेसमेंट होता है। घर का बेसमेंट के ऊपर ही सब कुछ होता है। घर का बेसमेंट कहाँ होता है, नीचे में होता है ना, या तो ज़मीन के अंदर होगा या तो फिर ऊपर ही में, जो जनरली ज़मीन के अंदर ही होता है। बेसिकली उसी के ऊपर बाकी घर होता है। तो फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब मौलिक, जहाँ से बाकी सारे चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स को आप हिंदी में क्या लिखिएगा,